मीना की थिरकती दुनिया में और पढ़ेंगे हमारी कक्षा 7 और कक्षा 12 के पाठ को। और इनके अंदर हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं तो पहले जान लें। तो मीना की कहानी में हम सुनेंगे कहानी दादी ने कहा, और कक्षा 7 के विद्यार्थी सुनेंगे विज्ञान का पाठ 2 प्राणियों में पोषण, और जिसे प्रस्तुत करेंगे निर्मल बियानी। उसके बाद कक्षा 12 के लिए हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य का पाठ 2 गीत गाने दो मुझे और जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं अध्यापक नंद किशोर महावर। तो शिक्षावाणी कार्यक्रम की शुरुआत में हम चलेंगे मीना की रंग बिरंगी थिरकती हुई दुनिया में और सुनते हैं मीना उसकी कहानी दादी ने कहा। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, आज मुझे अपने बचपन की एक बात याद आ गई। हमारे घर के पास एक पीपल का पेड़ था और हम अपनी छुट्टियों में उस पेड़ पर झूला झूलते थे। पता है मुझे आजकल वो दिन क्यों याद आ रहे हैं? क्योंकि आज मीना और उसके दोस्त भी झूला झूल रहे हैं। आओ चलते हैं उनके पास। अब झूलने की मेरी बारी है सुमी। नहीं राजू, तेरी बारी मेरे बाद आएगी। सुमी, हम दोनों तो 3-3 बार झूल चुके हैं, अब राजू को झूलने दो ना। लेकिन मीना, हाँ मैंने तो एक बार भी नहीं झूला। अच्छा, पर देख बस एक बार। हाँ हाँ हाँ। अरे बिंदिया, आओ तुम भी झूलोगी ना हमारे साथ? नहीं मीना। अरे मगर तुम्हें तो झूला झूलना बहुत अच्छा लगता है। लगता है पर तो आओ ना बिंदिया। सुमी देखो, बिंदिया आई है, ये भी हमारे साथ झूलेगी। ठीक है मीना, पर मेरे बाद। ठीक है सुमी, तब तक मैं और बिंदिया तुम्हें झूला झूला देंगे। आओ बिंदिया। कितना मजा आया ना आज। सबसे ऊंचा झूला मेरा ही गया था। नहीं सुमी, सबसे ऊंचा झूला मेरा गया था। बताओ ना मीना। अच्छा, तुम दोनों का गया था। चलो राजू, अब घर चलते हैं। माँ हमारी राह देख रही होगी। राह देख रही होगी, रोटी सेक रही होगी। मैं ये आम लाई थी, तुम सब खाओगे? हाँ बिंदिया, मुझे आम बहुत अच्छे लगते हैं। ये लो सुमी। इससे पहले कि सुमी बिंदिया से आम लेती, अचानक सुमी की दादी जी वहाँ आ गई। सुमी, रुक जा। दादी, आप यहाँ? चुपचाप सीधे घर चल और घर जाकर अच्छी तरह नहा पहले। लेकिन मैं तो नहा कर आई थी दादी। जो कह रही हूँ वो कर, चल जल्दी। चलो बच्चों, तुम भी जाओ अपने अपने घर। सारा दिन बस उधम चौकड़ी। अरे चलो जाओ सब। बच्चों को समझ नहीं आया कि सुमी की दादी इतना नाराज क्यों हो गईं। पर उस दिन सब अपने अपने घर चले गए और अगले दिन सुबह सब स्कूल जाते हुए सुमी से मिले। अरे ये सुमी तो किसी से बोले बिना चुपचाप चले जा रही है। क्या बात है सुमी, बताओ ना, क्या तुम्हारी दादी जी हमसे नाराज थी? अरे मीना, सुमी, बिंदिया, आओ। सुमी, आज भी छुट्टी के बाद हम झूला झूलेंगे ना? कल कितना मजा आया था। सुमी, क्या हुआ तुम्हें? कुछ तो बोलो। मुझे कोई बात नहीं करनी। क्या हो गया सुमी को आज? क्या हो गया है सुमी को आज? लगता दादी हुई नाराज। मैं स्कूल के बाद सुमी से बात करूंगी राजू। और जब स्कूल खत्म होने के बाद सब बच्चे अपने अपने घर जाने लगे, तब मीना सुमी के पास गई। क्या बात है सुमी, सुबह तुम कुछ परेशान थी, बिंदिया से भी बात नहीं कर रही। मीना, ना मैं बिंदिया के साथ बात करूंगी और ना ही उसके साथ खेलूंगी। पर क्यों सुमी? बिंदिया तो हमारी सहेली है। मेरी दादी ने कहा है वो दूसरी जात की है।
इसीलिए मैं उसके साथ नहीं खेल सकती। ये तुम क्या कह रही हो सुमी? दादी ने ये भी कहा है कि अगर मीना भी बिंदिया के साथ रहे तो उसके साथ भी मत खेलना तुम सुमी। सुमी याद है ना, बहन जी भी कहती है कि हम सब बराबर हैं। जात पात जैसी बातों से हमें दूर रहना चाहिए। मीना, मुझे वो करना पड़ेगा जो दादी ने कहा है। मैं जा रही हूँ। सुमी, सुमी रुको तो। ओहो, ये तो चली गई। मीना, बिंदिया, तुम? हाँ मीना, मैंने सब सुन लिया है। मेरे साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। पर मीना, सुमी अच्छी लड़की है, तुम्हारी अच्छी दोस्त भी है। तुम भी हमारी दोस्त हो बिंदिया। हम आज भी साथ खेलेंगे, ठीक है? तुम उदास कभी मत होना। बिंदिया तो चली गई, लेकिन मीना सोचती रही कि वो सुमी को कैसे समझाए। और अगले दिन स्कूल में फिर मीना ने सुमी को समझाने की कोशिश की, पर सुमी मेरी बात तो सुनो। पूरी बात तो सुनो, ऐसे जिद मत करो। मिट्टू, मीना को बोल दे कि मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। बात नहीं करनी। पर मेरी बात तो। कह दे मिट्टू, मुझे अपनी दादी की बात माननी पड़ेगी, वो बड़ी है। माननी पड़ेगी। पर सुमी, तुम जानती हो ऐसा करना गलत। कह दे मिट्टू, जा रही हूँ मैं। सुमी, सुनो तो। सुमी चली गई। मीना, हाँ बिंदिया। मीना, मेरे पास एक उपाय है। अगर मिट्टू जाकर सुमी को स्कूल का झूला झूलने को बुलाए तो सुमी खुश हो जाएगी। ये ठीक रहेगा। मिट्टू के बुलाने पर सुमी स्कूल के झूले पर आ गई और देखो अब कितनी खुश है सुमी। और ऊंचा मीना, और ऊंचा। और ऊंचा नहीं सुमी, तुम गिर जाओगी। नहीं गिरूंगी, मुझे बहुत मजा आ रहा है। जोर से झुला दो मीना। मीना सुमी को जोर जोर से झूला झुला रही थी। अरे, दूर खड़ी बिंदिया ने ऐसा क्या देख लिया कि वो एकदम घबरा गई। अरे, ये झूला तो टूटने वाला है। मीना, झूला रोको मीना। बिंदिया तेजी से झूले की तरफ दौड़ रही थी। वो दौड़ते हुए गिरी भी, पर वो जल्दी से झूले के पास पहुंचकर झूला रोकना चाहती थी ताकि वो सुमी को झूले से गिरने से बचा सके। पर बिंदिया के पहुंचने तक झूला टूट गया और सुमी गिर गई। अरे, ये क्या हो गया? क्या होगा? कहीं सुमी को लगी तो नहीं? अरे, सुमी गिर गई। क्या हुआ? ओहो, इसको तो चोट लगी है। सुमी। बिंदिया स्कूल से बाहर दौड़ी और नर्स बहन जी को बुला लाई। नर्स बहन जी ने सुमी को दवा लगाई और सबके सामने बिंदिया की तारीफ की। शाबाश बिंदिया, तुमने समय पर मुझे बुलाकर बहुत अच्छा काम किया है। मैंने तुम्हारी सहेली सुमी को दवाई लगा दी है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। और सुमी बेटी, तुम थोड़ा आराम करना। हाँ, और बिंदिया, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है बेटी। नर्स बहन जी चली गई। सुमी कुछ दिन घर पर आराम करती रही। मीना रोज सुमी को मिलने उसके घर जाती और बताती कि बिंदिया उसके बारे में रोज कितना पूछती है। मेरे दोस्तों, अब सुमी ठीक है और अगले दिन जब राजू ने उसे झूले पर देखा तो। क्या हुआ सुमी, तुम झूला क्यों नहीं झूल रही? मीना और मैं तो आ भी गए तुम्हें झूला झुलाने। नहीं राजू, सुमी अभी नहीं झूलेगी क्योंकि इसकी एक खास सहेली जो नहीं आई। खास सहेली? वो कौन है दादी? बिंदिया। हाँ? लेकिन दादी जी, आपने तो। हाँ सुमी, मुझे मीना ने सब बता दिया था। कैसे उस दिन बिंदिया ने तेरे लिए भाग दौड़ की, कैसे वो नरस बहन जी को बुला कर लाई। बेचारी खुद गिरी पर तुझे बचाने को दौड़ी। मैं गलत थी बेटी। आदमी की पहचान उसकी जात से नहीं, उसके काम से होती है। बिंदिया बहुत अच्छी लड़की है, तुम सब उसे भी अपने साथ खिलाओ। दादी, पर बिंदिया है कहाँ? मैं यहाँ हूँ सुमी। बिंदिया! दादी मेरे घर आकर मुझे बुला कर लाई है आज। भाई वाह, दादी ने सही कहा कि आदमी की पहचान उसकी जात से नहीं, उसके काम से होती है। आओ अब देखते हैं कि मीना और मिट्टू क्या नया कर रहे हैं। न जात हो न पात हो, बस दोस्ती की बात हो। अरे वाह,
हमारे मीना और मिट्ठू ने कितनी सुंदर कविता बनाई है। चलो अब एक मजेदार सा गीत सुनते हैं। बड़ा ना कोई किसी से छोटा, काला हो या हो गोरा, या हो पतला या मोटा, अरे ऐसा वैसा कैसा भी हो, दोस्त तो दोस्त ही होता, 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 दोस्त तो दोस्त ही होता। सारे तो कितने खुश हैं, दोस्त हमारे पास है, सबकी अपनी अपनी खूबी, सारे बहुत ही खास है, जल्दी आ रे दोस्त पुकारे, हाँ जल्दी आ रे दोस्त पुकारे, शुरू खेल अब होता, ऐसा वैसा कैसा भी हो, दोस्त तो दोस्त ही होता, 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 दोस्त तो दोस्त ही होता। किसी दोस्त को कम ना समझो, कमी किसी में कोई नहीं, साथ में लेके चलना सबको प्यारे रखना याद यही, साथ में खाता साथ में गाता, हाँ साथ में खाता साथ में गाता, साथ में हंसता रोता, ऐसा वैसा कैसा भी हो, दोस्त तो दोस्त ही होता, 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 दोस्त तो दोस्त ही होता। वाह वाह, मजा आ गया। क्या गीत था। अच्छा लगा ना दोस्तों। अब वक्त है खेलने का। चलो देखिए आज क्लास में बहन जी बच्चों को कौन सा खेल खिला रही है। तो बच्चों शुरू करें आज का खेल। हाँ फिर से भेद खोलना है हमें उसका जो बीच में छुपकर है बैठा। मैं तुम सबको हमारे देश के 4 बड़े नेताओं के नाम बताऊंगी, ठीक है? इनमें से एक बाकी 3 से अलग हैं। बस तुम्हें ये बताना है कि वो कौन हैं और अलग कैसे हैं। तो तैयार? तो उन 4 नेताओं के नाम हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी और श्रीमती इंदिरा गांधी। बोलो वो कौन है जो बाकी 3 से अलग है? बहन जी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्यों मीना? क्योंकि बाकी सब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, चाचा नेहरू, शास्त्री जी और इंदिरा जी। पर बापू राष्ट्रपिता है, वो भारत के प्रधानमंत्री कभी नहीं रहे। शाबाश मीना। मीना ने बिल्कुल ठीक कहा। तुम सब चाहो तो तुम भी मीना की तरह होशियार बन सकते हो। बस हाँ दोस्तों, पढ़ने से ही हमारा ज्ञान बढ़ता है और हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं अब चलता हूँ, फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पीओ बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता धिन्ना हो, पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ, खेलो जाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। दादी ने कहा कहानी सुनने के बाद अब बारी है हमारी कक्षा की और चलते हैं शिक्षा वाणी कार्यक्रम की कक्षाओं की ओर।
शिक्षावाणी सुनने वाले सभी बच्चों को हम आमंत्रित करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 7 और कक्षा 12 के लिए पाठ होंगे। तो पहले कक्षा 7 के बच्चों के लिए चलते हैं विज्ञान विषय की कक्षा में। पाठ है प्राणियों में पोषण। ये आलेख और प्रस्तुति आपके अध्यापक महोदय निर्मल कुमार बियानी जी का। प्रिय बच्चों, नमस्कार। आप सभी का आकाशवाणी द्वारा प्रसारित शिक्षावाणी कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम कक्षा 7 में विज्ञान विषय के पाठ 2 प्राणियों में पोषण के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, पाठ के बारे में जानने से पहले हम कुछ सवालों के जवाब जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि जब हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? बहुत अच्छा, हम खाना खाते हैं। बच्चों, भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है? सोचो सोचो। बिल्कुल सही सोचा, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसा कि हमने कक्षा 6 के पाठ भोजन के घटक में पढ़ा था कि भोजन से हमें कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। अच्छा बताओ, कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? हाँ, आप सभी ने सही सोचा। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण इत्यादि प्राप्त होते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा कि ये हमें भोजन से कैसे प्राप्त होते हैं? तो आज हम इन्हीं पोषक तत्वों को कैसे प्राप्त करके अपने शरीर को पोषण प्रदान करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। हमें पता है आप सोच रहे हो कि ये पोषण क्या होता है। तो बच्चों, पोषण एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें अनेक क्रियाएं होती है, जैसे कि भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का पाचन, पोषक तत्वों का उपयोग इत्यादि। अब हम इस पाठ के माध्यम से इन सभी क्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले पोषण किसे कहते हैं? पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें प्राणी भोजन या आहार कैसे अपने अंदर लेता है या ग्रहण करता है और उस भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का उपयोग किस प्रकार करता है, इसी प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। बच्चों, पहले हम मानव या इंसान में पोषण की प्रक्रिया को समझते हैं। मानव में भोजन को पचाने के लिए शरीर के बहुत सारे अंग या पाचन तंत्र का उपयोग होता है। उदाहरण: मुख गुहिका, लाला ग्रंथि, ग्रसिका, यकृत, पित्ताशय, शुद्रांत, बृहदांत, गुदा, ये सभी हमारे पाचन तंत्र के अंग हैं जो भोजन को पचाने के काम आते हैं। आप इनका चित्र अपनी पाठ्य पुस्तक में भी देख सकते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है मुंह या मुख से गुदा या मल द्वार तक मानव में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? नहीं पता? कोई बात नहीं। मानव में आहार नाल की लंबाई 25 से 30 फीट या 8 से 10 मीटर तक हो सकती है। अब हम ये जानेंगे कि आहार नाल के अलग अलग भागों में भोजन का क्या होता है। सबसे पहले मुख गुहिका। मुख मतलब मुंह, भोजन को अपने शरीर के अंदर लेता है और इसी क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। अब बताओ बच्चों, भोजन को मुंह में लेने के बाद आपको क्या महसूस होता है? हमें स्वाद आता है। स्वाद का एहसास कौन देता है? बिल्कुल सही, जीभ। हमारी जीभ पर स्वाद की अनेक कलिकाएं होती है जो हमें स्वाद का आभास करवाती है तथा जीभ लाला ग्रंथि से निकलने वाले लार या लाला रस को भोजन में मिलाने का कार्य भी करती है। यह लार भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदलकर हमारे शरीर के उपयोग लायक बना देती है। इसके बाद क्या होता है? अब हम भोजन को चबाते हैं, पर किससे? हाँ, दांत से। पर क्या आपने सोचा हमारे मुंह में इतने सारे दांत क्यों हैं और उन सब का कार्य क्या होता है? तो अब हम इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आगे के 4 दांत, जिन्हें कृंतक कहते हैं, ये कुतरने या काटने के काम आते हैं। आप भी घर पर किसी खाने की सामग्री को काटने या कुतरने का प्रयास करके देखना, जैसे कि बिस्किट, और देखना
आप कौन से दांतों को काम में लेते हो? उसके बाद कृंतक के दोनों तरफ एक एक दांत होते हैं जिन्हें रत्नक कहते हैं। ये किसी भी भोज्य सामग्री को चीरने या फाड़ने के काम आते हैं। वैसे आप याद करना, आप गन्ना कौन से दांतों की मदद से छिलकर खाते हो? इसके बाद आते हैं रत्नक। रत्नक के दोनों तरफ दो दो अग्र चवर्णक दांत होते हैं और फिर उसके बाद आते हैं चवर्णक जो तीन तीन जबड़े के दोनों तरफ होते हैं। अग्र चवर्णक और चवर्णक को हम डाढ़ भी कहते हैं। ये दोनों खाने को चबाने के काम आती हैं। इस तरह एक जबड़े में 4 + 2 + 4 + 6 यानी 16 दांत होते हैं और दोनों जबड़ों में कुल मिलाकर 16 + 16 32 दांत होते हैं। तो बच्चों, अभी हमने मुख गुहिका के बारे में जाना कि मुख गुहिका में भोजन के साथ क्या होता है। पहले हम जीभ की मदद से भोजन का स्वाद पता चलता है तथा उसमें लाला रस या लार मिलती है। फिर उसे दांतों द्वारा चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। अब इसके बाद भोजन कहाँ जाता है? हाँ, हम भोजन को निगलते हैं और वो गले या ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका में लगातार संकुचन होता है जिस कारण भोजन गति करता हुआ नीचे की ओर आमाशय या पेट में चला जाता है। अब हमें पता है कि आप संकुचन का मतलब नहीं समझे। संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना और फिर उसे दोबारा फैलना। बच्चों, अब हम आमाशय के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। साधारण भाषा में हम आमाशय को पेट भी कहते हैं। आमाशय एक मोटी भित्ति या परत वाली थैली की तरह संरचना होती है। यह चपटा व अंग्रेजी के जे के आकार की तरह दिखाई देती है, जिसका ऊपर का मुख ग्रसिका से जुड़ा होता है तथा नीचे का मुख शुद्रांत में जाकर खुलता है। मतलब भोजन ग्रसिका से आमाशय में आता है और आमाशय के बाद शुद्रांत या छोटी आंत में चला जाता है। आमाशय की अंदर की परत या सतह को श्लेष्मल कहते हैं। ये अंदर की परत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और पाचक रस जो भोजन को पचाने में काम आते हैं उन्हें स्रावित करती है। अंदर की परत या श्लेष्मल आमाशय को अंदर से सुरक्षा भी प्रदान करती है। आमाशय में उपस्थित अम्ल भोजन के साथ आए बिना काम के जीवाणुओं को भी नष्ट कर देता है। साथ ही भोजन को अम्लीय भी बनाता है ताकि पाचक रसों को अपना काम करने में सहायता मिले। पाचक रस, जिसे जठर रस भी कहते हैं, वह प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़कर शरीर के उपयोग लायक बना देता है। बच्चों, अब भोजन आमाशय या पेट से कहाँ जाएगा? शुद्रांत या छोटी आंत में। क्या आपको पता है हमारी छोटी आंत कितनी बड़ी होती है? हमारी शुद्रांत या छोटी आंत 7.5 मीटर तक लंबी हो सकती है। शुद्रांत या छोटी आंत में यकृत या लीवर एवं अग्नाशय से हार्मोन या रसों का स्राव होता है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पाचन में काम आते हैं। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो पित्त रस स्रावित करती है। पित्त रस वसा का पाचन करता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि होती है जो आमाशय के नीचे होती है। ये जो रस स्रावित करते हैं उसे आग्नाशयिक रस कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन पर क्रिया कर उन्हें हमारे शरीर के लायक बना देती है। बाकी का बचा हुआ भोजन शुद्रांत रस से पाचन होता है। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा में, प्रोटीन अमीनो अम्ल में तथा वसा अम्ल वो ग्लिसरोल में बदलकर हमारे शरीर के उपयोग लायक बन जाते हैं। शुद्रांत या छोटी आंत में पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर छोटी आंत की आंतरिक परत में उपस्थित दीर्घ रोम या रक्त नलिकाओं में चला जाता है। इसी प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। हाँ बच्चों, हमें पता है आप दीर्घ रोम के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो। तो बच्चों, शुद्रांत या छोटी आंत के अंदर की परत पर छोटी छोटी उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं। दीर्घ रोम छोटी रक्त नलिकाओं या नसों का जाल होता है। इन दीर्घ रोमों में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। इन अवशोषित पोषक तत्वों का उपयोग शरीर के अन्य भागों तक होता है और ये अवशोषित पदार्थ रक्त वाहिनियों द्वारा शरीर के सभी भागों को पहुंचाए जाते हैं।
अब बच्चों, जिन भोजन का पाचन शुद्धांत या छोटी आंत में नहीं हो पाता उसे वृद्धांत या बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। अच्छा बच्चों, हमने अभी तक मुख, गुहिका, ग्रसिका और आमाशय में भोजन के पाचन की क्रियाविधि के बारे में जानकारी प्राप्त करी ताकि मानव में पोषण की जानकारी प्राप्त हो सके। अब हम छोटी आंत या शुद्धांत के बाद वृद्धांत या बड़ी आंत के बारे में जानेंगे। वृद्धांत या बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में चौड़ी होती है पर लंबाई में छोटी होती है। ये लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल व कुछ बचे हुए लवणों का अवशोषण करना होता है। अब इसके बाद बिना पचा हुआ भोजन मलाशय में चला जाता है जो गुदा या मलद्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और इसी क्रिया को निष्कासन कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में जिन पोषक तत्वों का अवशोषण होता है वो रक्त नलिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचती है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है और इसी प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित सरल शर्करा या ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर CO2, जल तथा ऊर्जा बनाती है और यही ऊर्जा हमें कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। अभी तक हमने मानव में पोषण के बारे में जानकारी प्राप्त करी। अब हम घास खाने वाले या शाकाहारी जंतुओं में पाचन के बारे में जानेंगे। बच्चों, आपने अपने आसपास गाय, भैंस, बकरी आदि जानवरों को देखा होगा। वे घास खाने के बाद जुगाली कर रहे होते हैं जबकि उस समय वे घास नहीं खा रहे होते हैं। वास्तव में वे जानवर पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में इकट्ठा कर लेते हैं। जिस भाग में भोजन इकट्ठा होता है उसे रुमेल या प्रथम आमाशय कहते हैं तथा ऐसे जंतुओं को रूमिनेंट भी कहते हैं। इन जंतुओं का आमाशय 4 भागों में बटा हुआ होता है। बच्चों, सबसे पहले रुमेन में भोजन का थोड़ा सा पाचन हो जाता है जिसे पचे हुए भोजन को जुगाल या कड़ कहते हैं। इसके बाद जंतु इसे दोबारा छोटे छोटे गोलों के रूप में अपने मुख में लाता है जिसे वह अच्छे से चबाता है। इस पूरी प्रक्रिया को रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं। इसके बाद भोजन शुद्धांत एवं वृद्धांत के बीच स्थित अंधनाल में जाता है जहां घास में उपस्थित सेल्यूलोज का पाचन होता है। सेल्यूलोज के पाचन कुछ विशेष प्रकार के जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। यह जीवाणु मानव में नहीं पाए जाते, इसलिए मानव में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। मुझे पता है आप सोच रहे हो कि सेल्यूलोज क्या होता है। तो बच्चों, सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है जो पेड़ पौधों में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट 2 रूपों में पाया जाता है, पहला सेल्यूलोज और दूसरा स्टार्च या मंड। हमारा शरीर स्टार्च का पाचन कर सकता है, सेल्यूलोज का नहीं कर सकता। सामान्य भाषा में कहें तो सभी प्राणियों में भोजन का पाचन एक जैसा ही होता है जिसमें भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को सरल रूपों में तोड़ा जाता है और इसी प्रक्रिया से ऊर्जा निकलती है जिससे प्राणियों को पोषण प्राप्त होता है। तो बच्चों, अभी तक हमने मानव में और शाकाहारी जंतुओं में भोजन के पाचन के बारे में जानकारी प्राप्त करी। तो अब हम कुछ मज़ेदार बातों के बारे में जानेंगे और मुझे पूरी आशा है कि आप इन्हें जानकर हैरान होंगे। बच्चों, क्या आप तैयार हो? हाँ, तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कि आपने अपने बड़ों से सुना ही होगा कि हमें मिठाइयाँ और चॉकलेट कम खानी चाहिए, पर वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्या आपने कभी सोचा? नहीं ना? तो अब हम इसके बारे में जानेंगे। जब हम मिठाइयाँ और चॉकलेट खाते हैं तो वो हमारे दांतों में फंस जाते हैं या चिपक जाते हैं। फिर क्या होता है? हमारे मुख में जो जीवाणु पाए जाते हैं वो भोजन का पाचन करके आमाशय तक पहुंचाते हैं, पर जब भोजन दांतों में ही फंसा हो तब वो जीवाणु दांतों में फंसे भोजन का पाचन करके उनमें उपस्थित शर्करा को तोड़कर अम्ल में बदल देते हैं और यही अम्ल हमारे दांतों को खराब करता है। बच्चों, इससे आप क्या सीखे? इससे हम सीखे कि हमें रोज दिन में 2 बार अपने दांतों को साफ करना चाहिए जिससे हमारे दांतों में कभी कोई परेशानी ना हो और ना ही दर्द हो। आशा है कि अब आप समझ गए होंगे कि हमें दिन में 2 बार दांत क्यों साफ करने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अब कौन सी दूसरी जानकारी मिलेगी। तो बच्चों सुनो, जब आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और बातें करते हैं
तब आपको कभी-कभी खांसी या हिचकी उठती है या नहीं? उठती है ना? तो बच्चों ऐसा क्यों होता है? हम इसके बारे में जानेंगे। जब हम जल्दी खाना खाते हैं तो कुछ खाने के टुकड़े हमारी सांस की नली या श्वास नली में चले जाते हैं। इसी कारण श्वास नली में नाक से आने वाली हवा का मार्ग या रास्ता रुक जाता है, क्योंकि ग्रसनी तक नाक से आने वाली हवा और भोजन का मार्ग एक ही होता है। यदि भोजन के कण गलती से श्वास नली में चले जाएं तो हमें घुटन का एहसास होता है तथा हिचकी या खांसी आती है। अब बच्चों, हम कुछ सूक्ष्म जीवों में पोषण के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कि अमीबा। अमीबा जो कि एक कोशिका वाला जीव है और वो जलाशयों में पाया जाता है। अमीबा के बाहर चारों तरफ एक कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इस कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव होता है तथा कोशिका झिल्ली के अंदर बीचों बीच में एक गोल एवं सघन संरचना उपस्थित होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। कोशिका द्रव में अनेक थैलीनुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें खाद्य धानियां कहा जाता है। अमीबा लगातार बार-बार अपनी आकृति बदलता रहता है। यह अपनी कोशिका झिल्ली से अंगुली के जैसी संरचनाएं बनाता है, जिन्हें पादाप कहते हैं या कृत्रिम पाँव भी कहते हैं। ये पादाप अमीबा को गति करने में तथा भोजन को पकड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। जब अमीबा को अपने आसपास भोजन का एहसास होता है तो ये भोजन के चारों ओर पादाप विकसित कर उसे घेर लेता है और फिर निगल लेता है। उसके बाद भोजन कोशिका द्रव में उपस्थित खाद्य धानियों में फंस जाता है। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं, जो भोजन को पचाते हैं और उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर अमीबा को पोषण प्रदान करता है। बिना पचा हुआ भोजन खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। बच्चों, अब हम पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों को समझने का पुनः प्रयास करेंगे, जिससे आपको पाठ्य पुस्तक से पाठ पढ़ने में सहायता मिलेगी और पाठ को समझने में भी आसानी होगी। पहला, अवशोषण। किसी पदार्थ को सोखना, जैसे कपड़ा पानी को सोख लेता है या उसका अवशोषण कर लेता है। दूसरा, विखंडन। किसी पदार्थ को छोटे छोटे भागों में टूटना ही विखंडन कहलाता है। अंतर्ग्रहण। किसी पदार्थ को अपने अंदर लेना या निगलना अंतर्ग्रहण कहलाता है। निष्कासन, बाहर निकालना। किसी पदार्थ को अपने से बाहर निकालना ही निष्कासन कहलाता है। वमन, उल्टी। अपचित, बिना पचा हुआ। पिंडक, ठोस गोले। प्रिय बच्चों, हमें आशा है कि आपको ये पाठ सुनकर प्राणियों में पोषण को समझने में सहायता मिली होगी और आपको अपने शरीर के बारे में जानकर मजा भी आया होगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ हम इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। प्राणियों में पोषण, ये था विज्ञान विषय का पाठ कक्षा 7 के लिए। ये आलेख और प्रस्तुति निर्मल कुमार बियानी जी की थी। अब बारी कक्षा 12 के बच्चों के लिए हिंदी विषय का पाठ गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति। इसका आलेख और प्रस्तुति आपके अध्यापक नंद किशोर महावर की। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। शिक्षा वाणी के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से संकलित कविताएं गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति का वाचन और व्याख्या करेंगे। प्यारे बच्चों, आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में पूर्व कक्षाओं में पढ़ाई होगा। महाकवि निराला जी हिंदी साहित्य इतिहास के छायावादी काव्य के आधार स्तंभ माने जाते हैं। इन्हें छायावादी काव्य का महेश भी कहा जाता है। आइए हम निराला जी का परिचय जान लेते हैं। महाप्राण निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1899 को
बसंत पंचमी के दिन बंगाल में मेदिनीपुर जिले के महिषादल ग्राम में हुआ। बसंत पंचमी के दिन पैदा होने के कारण साहित्य में उन्हें बसंत का अग्रदूत भी कहा जाता है। बसंत पंचमी पर उनका जन्मदिन मनाने की परंपरा 1930 में प्रारंभ हुई। प्यारे बच्चों, निराला जी के बचपन का नाम सूर्य कुमार था। उनके पिता पंडित राम सहाय तिवारी उन्नाव के रहने वाले थे और महिषादल में सिपाही की नौकरी किया करते थे। वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिले गढ़कोला नामक गांव के निवासी थे। प्यारे विद्यार्थियों, क्या आप जानते हैं कि उनका सूर्य कुमार नाम क्यों रखा गया होगा? हम आपको बताते हैं कि निराला जी का जन्म बसंत पंचमी रविवार को हुआ था और रविवार सूर्य देवता का दिन माना जाता है। इस कारण उनका नाम सूर्य कुमार रखा गया। निराला जी की शिक्षा बंगाली माध्यम से शुरू हुई। हाई स्कूल पास करने के पश्चात उन्होंने घर पर ही संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। हाई स्कूल पास करने के पश्चात वे लखनऊ और उसके बाद गढ़कोला आ गए। प्रारंभ से ही रामचरितमानस उन्हें बहुत प्रिय था। वे हिंदी, बंगला, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में निपुण थे। श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर से विशेष रूप से प्रभावित थे। मैट्रिकुलेशन कक्षा में पहुंचते पहुंचते उनकी दार्शनिक रुचि का परिचय मिलने लगा। निराला स्वच्छंद प्रकृति के थे और स्कूल में पढ़ने से अधिक उनकी रुचि घूमने, खेलने, तैरने और कुश्ती लड़ने इत्यादि में थी। संगीत में भी उनकी विशेष रुचि थी। बचपन में ही निराला जी की मां का निधन हो गया। पत्नी मनोहरा देवी की प्रेरणा से ही निराला जी की साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई। सन 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। प्रथम महायुद्ध के बाद जो महामारी फैली उसमें न सिर्फ पत्नी मनोहरा देवी का बल्कि चाचा, भाई और भाभी का भी देहांत हो गया। शेष कुनबे का बोझ उठाने में महिषादल की नौकरी अपर्याप्त थी। इसके बाद का उनका सारा जीवन आर्थिक संघर्ष में बीता। निराला जी के जीवन की सबसे विशेष बात यह है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने सिद्धांत त्याग कर समझौते का रास्ता नहीं अपनाया, संघर्ष का साहस नहीं खोया। उनके जीवन का उत्तरार्ध इलाहाबाद में बीता। उनके पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक कर और अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने कवि निराला को भीतर तक झकझोर दिया। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। वे जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक कष्टों से जूझते रहे। उन्होंने समन्वय पत्रिका का संपादन किया तथा मतवाला के संपादक मंडल में भी शामिल हुए। अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण निराला कहीं टिककर नहीं रह पाए। 14 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद में उनका देहांत हो गया। प्यारे बच्चों, निराला जी की 1918 में रचित प्रसिद्ध कविता जूही की कली से उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली। उनका काव्य संसार धीरे धीरे बहुत व्यापक हो गया। उनके काव्य में भारतीय इतिहास, दर्शन और समकालीन जीवन के यथार्थ पक्षों का चित्रण हुआ है। भारतीय प्रकृति और संस्कृति तथा किसान जीवन से लगाव उनकी अनेक कविताओं में दिखाई देता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि निराला जी मुक्त छंद और मय शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर भी उनके काव्य संसार में काव्य रूपों की विविधता भी है। उन्होंने प्रबंधात्मक कविताएं, प्रगीतों आदि की रचना की है। निराला जी की प्रमुख काव्य कृतियां हैं परिमल, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, आराधना, गीत गुंज आदि। इन्होंने कहानियां, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं, किंतु इनकी ख्याति विशेष रूप से कविता के कारण ही है। निराला जी का संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। सन 1976 में उन पर डाक टिकट भी जारी हुआ है। अब हम हमारी आज की कविता गीत गाने दो मुझे की व्याख्या और भावार्थ पढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, व्याख्या के 4 भाग होते हैं: संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। इस कविता का संदर्भ हम देखते हैं। प्रस्तुत कवितांश माँ वागीशा के वरद पुत्र, आधुनिक कविता के प्रमुख हस्ताक्षर, छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ, मुक्त छंद के प्रयोक्ता, महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता गीत गाने दो मुझे से
अवतरित है। प्रसंग में प्रस्तुत कविता में कवि निराला मनुष्य की जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा को जीवंत रखना चाहते हैं। इसी लोक को जलाने व वेदना को रोकने के लिए कवि गीत गाना चाहता है। अब कविता देखते हैं। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाथे थे ठग ठाकरों ने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा है ओ आ रहा काल देखो, भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर, बुझ गई है लो प्रथा की जल उठो फिर सींचने को। इसकी व्याख्या हम इस प्रकार से करते हैं। इन पंक्तियों में कवि निराला जी ने कहा कि संसार और जीवन में जो विषम परिस्थितियां आ रही हैं उस वेदना को सहने के लिए मैं गीत गाना चाहता हूँ। गीत गाने दो मुझे तो चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। इन पंक्तियों में कवि निराला कह रहे हैं कि जीवन में संघर्ष करते समय अनेक चोटें खाई हैं, कि होश उड़ गए हैं, लेकिन चोट खाकर भी मार्ग में चल रहा हूँ। जीवन में इतनी विषम परिस्थितियां आई कि होश के भी होश छूट जाएं। हाथ जो पाते थे ठग ठाकरों ने रात लूटे। वह पाथे का अर्थ यहाँ मार्ग का आधार होता है, लेकिन यहाँ कवि ने संबल या सहारा के रूप में प्रयोग किया है तथा ठग ठाकरों में ठग की आवृत्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठग ठाकरों का अर्थ कवि ने यहाँ पूंजीपतियों शोषक वर्ग के रूप में किया है। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि जो हाथ मेरी जीवन यात्रा में मेरा संबल या सहारा प्रदान करने वाले थे उनको भी ठग ठाकरों अर्थात पूंजीपतियों व शोषक वर्ग ने उसे भी लूट लिया है। कवि आगे कह रहे हैं कि कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। इन पंक्तियों में कवि ने कंठ रुकना, काल आना आदि मुहावरों का अच्छा प्रयोग किया है। कवि कह रहे हैं कि समाज की कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करते करते मैं थक चुका हूँ, अब मेरा कंठ रुकता हुआ महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि काल अर्थात मृत्यु नजदीक आ रही है। ऐसी स्थिति से लड़ते लड़ते जीवन जीने की इच्छा ही समाप्त होती जा रही है। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी वेदना का मार्मिक चित्रण किया है। आइए अब दूसरी पंक्तियां देखते हैं। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर, बुझ गई है लोक प्रथा की जल उठो फिर सींचने को। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि संसार में चारों तरफ जहर या विष अर्थात अविश्वास की भावनाएं भर गई हैं। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिस पर विश्वास किया जा सके। चारों तरफ अन्याय अत्याचार ही दिखाई दे रहा है, कोई मददगार दिखाई नहीं देता। कवि संसार में प्रेम, आशा, दया, सहानुभूति आदि गुणों को लाना चाहता है, लेकिन जैसे संसार इन भावनाओं से रिक्त हो गया है। कवि को हर जगह निराशा नजर आती है। लगता है अब संसार भी छल कपट से हार गया है। लोग एक दूसरे को अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। वे एक दूसरे को पहचान कर भी अनजान बन जाते हैं और सही परिचय नहीं देते। ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि लोगों में भाईचारे की भावना अब समाप्त हो गई है। ऐसा लगता है जैसे भाईचारे, करुणा, सहानुभूति आदि मानवीय गुण वनवास पर चले गए हैं। कवि समाज में आशा और विश्वास का दीपक जलाना चाहता है, जिससे संसार में प्रेम की बुझी हुई लौ दोबारा जल उठे और निराशा आशा में बदल जाए। लोगों के बीच भाईचारे की भावना फिर से उत्पन्न हो। बुझ गई है लो प्रथा की जल उठो फिर सींचने को। सर्वप्रथम इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दों को देख लेते हैं। प्रथा का अर्थ कवि ने धरती या पृथ्वी से लिया है। जल उठो में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि जल उठो सींचने को अर्थात सींचने के लिए जलने की नहीं, जल की आवश्यकता होती है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बुझ गई है लोक प्रथा की पृथ्वी का जो तेज था अर्थात जिसमें मानवता, प्रेम, विश्वास, जिजीविषा सब मानवीय गुण समाप्त हो गए हैं। परंतु कवि अंतिम पंक्ति के माध्यम से आह्वान कर रहा है कि जल उठो फिर सींचने को, अर्थात इस निराशा भरी दुनिया में भी आशा की किरण जगाई जा सकती है। कवि लोगों से निवेदन करता है कि अब संघर्ष करने का समय आ गया है। अब वह उठे और संसार के शोषण, स्वार्थ और निराशा को दूर करने का प्रयास करे। कवि निराश हो चुके व्यक्तियों से कह रहे हैं कि उठो और विश्वास की ज्वाला प्रज्वलित करो।
तथा इस धरती को प्रेम, विश्वास और आशा से सींचो ताकि ये धरती सुंदर बन जाए और मनुष्य का जीवन सुखमय हो सके, मनुष्यता स्थापित हो और विजयी मानवता हो जाए। प्यारे बच्चों, अब हम सरोज स्मृति कविता को पढ़ेंगे। सरोज स्मृति हिंदी में अपने ढंग का एकमात्र शोक गीति है। कवि निराला द्वारा अपनी पुत्री की मृत्यु पर लिखी इस कविता में करुण भाव की प्रधानता है। इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज में उसके संबंध, पुत्री के प्रति कुछ न कर पाने की अकर्मण्यता बोध भी प्रकट हुआ है। यह काव्यांश कविता के अंतिम और 5वें भाग से उद्धृत है। निराला जी की सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा एक ही समय में लिखी हुई लंबी कविताएं हैं। पहली कविता का रचनाकाल 1935 है तो दूसरे का 1961। यह हिंदी का श्रेष्ठतम शोक गीति और पहला शोक गीति काव्य है। सरोज स्मृति पुत्री सरोज के असामयिक निधन पर लिखी गई ये कविता एक और कवि का व्यक्तिगत जीवन और यथार्थ के चित्र अंकित करती है तो दूसरी ओर अपने युग की त्रासदी की गाथा प्रस्तुत करती है। इसमें कवि जीवन के कठोर अनुभव हैं तो प्रिया एवं पुत्री की स्मृतियों के चित्र भी अंकित हैं। यहाँ एक मध्यवर्गीय निर्धन पिता के अंतर्मन की समूची वेदना अभिव्यक्त हुई है। आइए इस कविता का वाचन करते हैं। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर पड़ा कलश का जल, देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद, उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग, नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति धीति, मेरे वसंत के प्रथम गीति, श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित तहार, गाया स्वर्गीय गीत प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रही वही, आकाश बदल कर बना मही, हो गया ब्याह आत्मे स्वजन, कोई थे नहीं न आमंत्रण, था भेजा गया विवाह राग, भर रहा न घर निशी दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के रस पर उतरा, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला, कुछ दिन रह ग्रह तू फिर समोद, बेटी नाना की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार, वे ही सुख दुख में रहे नेस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, वह लता वहीं की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली, अंत में भी वही गोद में शरण, ली मूंदे द्रग वर महामरण, मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से सतदल, करने गत कर्मों का अर्पण, कर करता में तेरा तर्पण। कवि निराला की बेटी का नाम सरोज है। उसकी असामयिक मृत्यु हो गई है। कवि दुखी होकर उसके विवाह के क्षणों को याद करते हुए कहते हैं कि तेरा विवाह बिल्कुल नए रूप में मैंने देखा। तुझ पर कलश का शुभ्र जल गिराया जा रहा था, तो उस समय मुझे देखती हुई मंद मंद हंसी हंस रही थी। तेरे होठों पर बिजली जैसा कंपन था। तेरे हृदय में प्रीतम की सुंदर छवि झूल रही थी, जिसे अभिव्यक्त करना तेरे लिए संभव नहीं था, लेकिन वह तेरे श्रृंगार के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा था। तेरे झुके हुए नेत्रों से प्रकाश फैल रहा था और तेरे होठ कांप रहे थे। शायद तू कुछ कहना चाहती थी, यह माँ का अभाव तुझे दर्द दे रहा होगा। तुझे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जीवन के सुखद क्षणों का प्रथम गीत तो तू ही थी। निराला की पुत्री के विवाह के समय उसका श्रृंगार उनकी पत्नी के निराकार स्वरूप का स्मरण करा रहा था। पत्नी का वह श्रृंगार ही कविता में व्यक्त हो रहा है। कविता का यह रस मेरे प्राणों में प्रिया के साथ बिताए गए राग रंगों को भर रहा है। वह अत्यंत सुंदर रूप मानो आकाश अर्थात स्वर्गलोक से उतरकर पुत्री के रूप में पृथ्वी पर उतर आई हो। पुत्री का विवाह संपन्न हो गया था। कोई आत्मीय जन भी नहीं था, क्योंकि किसी को निमंत्रण ही नहीं दिया गया था। घर में दिन रात गाए जाने वाले विवाह के गीत भी नहीं गाए गए थे। पुत्री के विवाह की चहल पहल में कोई दिन रात नहीं जागा।
अत्यंत साधारण तरीके से उनका विवाह संपन्न हो गया। एक प्यारा सा शांत वातावरण था और इस मौन में ही एक संगीत लहरी थी जो एक नव युगल के नव जीवन में प्रवेश के लिए आवश्यक थी। कवि अपनी स्वर्गीय पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तेरी माँ के अभाव में माता द्वारा दी जाने वाली शिक्षा भी मैंने ही दी थी। विवाह के उपरांत तेरी पुष्प सैया भी स्वयं मैंने ही सजाई थी। कवि के मन में ख्याल आया कि जिस प्रकार कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला माँ विहीन थी, उसी प्रकार मेरी पुत्री सरोज है, किंतु उस घटना और इस घटना की स्थिति में अंतर है। शकुंतला की माता उसे स्वयं छोड़कर गई थी, किंतु सरोज की माँ को असमय ही मौत ने अपने आगोश में ले लिया। विवाह के कुछ दिन बाद ही तू खुशी के साथ नानी की प्रेममयी गोद पाने के लिए ननिहाल चली गई थी। वहां पर मामा मामी ने तुझ पर प्यार रूपी जल की अपार वर्षा की थी। तेरे ननिहाल वाले हमेशा तेरे सुख दुख में निहित रहे, वे हमेशा तेरे हित साधन में लगे रहे। तू वहीं कली के रूप में खिली, स्नेह से वहीं पली, वहीं की लता बनी और अंतिम समय में तूने मृत्यु का वर्ण भी वहीं किया। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। कवि निराला भावुक होकर कहते हैं कि हे पुत्री, तू मेरे जैसे भाग्यहीन पिता का एकमात्र सहारा थी। दुख मेरे जीवन की कथा रही है, जिसे मैंने अब तक किसी से नहीं कहा। उसे अब आज क्या कहूँ। मुझ पर कितने वज्रपात हो, अर्थात कितनी भयानक विपत्तियां आए, चाहे मेरे समस्त कर्म उसी प्रकार भ्रष्ट हो जाएं जैसे सर्दी की अधिकता के कारण कमल पुष्प नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यदि धर्म मेरे साथ रहा तो मैं विपदाओं को मस्तक झुकाकर सहज भाव से स्वीकार कर लूंगा। मैं अपने रास्ते से नहीं हटूंगा। कवि अंत में कहता है कि बेटी, मैं अपने बीते हुए समस्त शुभ कर्मों को तुझे अर्पित करते हुए तेरा तर्पण करता हूँ। अर्थात मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे द्वारा किए गए शुभ कर्मों का फल तुझे ही प्राप्त हो। प्यारे बच्चों, कविवर निराला जी ने जो हिंदी पट्टी को दिया है वह स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी विषय के ये पाठ आपने पढ़े, गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति। कक्षा 12 के बच्चों, ये आलेख और प्रस्तुति नंद किशोर महावर की थी, जिन्होंने आपको बखूबी पढ़ाया। शिक्षा वाणी कार्यक्रम बस यहीं तक। तो अब प्रतीक्षा कीजिए अगली शिक्षा वाणी के लिए। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तो बच्चों, ये तो था आज का शिक्षा वाणी कार्यक्रम। अब आपसे नए अध्यापक, नई कहानी, नई मीना की दुनिया के साथ फिर मुलाकात होगी इसी समय। तब तक के लिए दीजिए भारती दीदी को इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।